हाय बच्चे, सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है एनटीपीसी के वॉल्यूम 3 का। और बच्चे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। साइंस वाले सेक्शन का मैं डिस्कशन कराऊंगा। मैं आपका गुरु शशांक शेखर। और बच्चे बार बार मैं बता रहा हूं कि एनटीपीसी में जो अभी एग्जाम एनटीपीसी का हो रहा है, इसमें मैक्सिमम प्रश्न जो है आप देखते ही होंगे कि हम लोगों ने जो कराया है, जो करा रहे हैं, उसी से मिलता जुलता प्रश्न आ रहा है। तो आप लोग खूब अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, देखिए, सुनिए और जो बातें बताई जा रही है उसको नोट डाउन कीजिए। तो इससे आपको क्या होगा, सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ देख लीजिए 12 नंबर पर ये देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कि फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा देता है। किस में जोड़ेंगे? तो फ्यूज तार को हमेशा लाइव वायर में जोड़ा देता है। यहां देखिए फ्यूज, ये फ्यूज है, ये आपको लाइव वायर है और इससे फ्यूज को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ दीजिए? इस तरह से फ्यूज को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये देखिए फ्यूज आपको जोड़ दिया हमने। और ये फ्यूज तार जब भी चर्चा कीजिएगा तो दो तीन बातें याद रखनी है आपको। फ्यूज तार का क्या क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध उच्च होगा, प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। और ठीक है, प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। याद रखिएगा, गलनांक क्या होगा, निम्न होता है। और जैसे ही ठीक है, गलनांक निम्न होगा। और ध्यान में रखिएगा बच्चे कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये उष्मीय प्रभाव, कौन सा प्रभाव, उष्मीय प्रभाव के कारण, उष्मीय प्रभाव के कारण यह क्या होगा, आपको गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण यह जल जाएगा। तो H बराबर क्या होता है, I² RT। ये ठीक है, आपको उष्मा होता है कि विद्युत धारा में उत्पन्न उष्मा H बराबर क्या होता है, I² RT। तो इसके आधार पर उष्मा उत्पन्न होगा और यह जल जाएगा। तो किस में जोड़ेंगे? तो लाइव वायर या गर्म तार में जोड़ते हैं। और ये किसका बना होता है? तो ये बच्चे, ये जो फ्यूज वायर बना होता है ये लेड और टीना का, PB और SN का बना होता है। किसका बना होगा? लेड और टीना का यह बना होता है। तो क्लियर हो गया होगा कि सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम, जनरली जो फ्यूज आपका है वो कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के फ्यूज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक 5 एम्पियर के, ठीक है, जो सामान्य घरेलू कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। और दूसरा होता है कितने का? तो 15 एम्पियर का, जो पावर ठीक है प्लग में लगाया जाता है या पावर फ्यूज होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो बच्चे देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम लोग डायनेमो का प्रयोग करते हैं। 2-3 बातें यहां पर जाननी चाहिए आपको। डायनेमो, ये देखिए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। एक चीज, दूसरी चीज क्या कि डायनेमो जो है का जो कार्य सिद्धांत होता है, कार्य सिद्धांत या फ्लेमिंग का कार्य सिद्धांत या फ्लेमिंग के, ठीक है, बाएं हाथ का नियम नहीं बोलिए, दाएं हाथ का नियम बोलते हैं। कौन सा नियम? तो दाएं हाथ का नियम, कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर यह आधारित, दाएं हाथ के नियम पर यह आधारित होता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। किस सिद्धांत पर आधारित होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। और ये कार्य क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर देखिए मोटर क्या होता है? तो विद्युत, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को मापता है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। वोल्ट मीटर देखिए या विभव या विभवांतर को मेजर करता है, विभवांतर को मापने का कार्य करता है। अमीटर या विद्युत धारा मापता है। क्या मापेगा? विद्युत धारा की माप करता है। तो विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं? अमीटर के द्वारा, ठीक है। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापेंगे? विभवांतर मापेंगे। मोटर जो है ये देखिए यह क्या करेगा? मोटर जो है, मैं समझा मीटर है तो विद्युत ऊर्जा को मापता है, लेकिन मोटर यहां पर है, क्वेश्चन में मोटर है। तो मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यह बदल देगा किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है आपको कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र होता है वो मोटर होता है, लेकिन मीटर जो घरों में लगा होता है वह विद्युत ऊर्जा को मापता है। याद रखना है। और ये विद्युत ऊर्जा हम लोग किस में मापते हैं? तो किलो वॉट आवर में मेजर करते हैं, किलो वॉट आवर में मेजर करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं
देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। तो क्रांतिक कोण यहां देखिए, ये प्रकाश की किरण ठीक है जा रही है, ठीक है जा रही है आपको सघन से विरल में, सघन से किस में जा रही है, विरल में, यानी डेंसर से रेयरर में जा रही है। और निश्चित आपतन कोण के लिए यदि अपवर्तन कोण का मान दो चीज हो, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या 90 डिग्री से ऊपर हो, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई उस माध्यम में लौट जाती है। इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रांतिक कोण के लिए कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए। क्रांतिक कोण के लिए कंडीशन देख लीजिए, क्रांतिक कोण के लिए कंडीशन क्या क्या कंडीशन होगा। तो क्रांतिक कोण के लिए कंडीशन, पहला कंडीशन है कि प्रकाश किधर से किधर, सघन से विरल, प्रकाश सघन से विरल में जानी चाहिए। किधर से किधर, तो सघन से विरल में जाए, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि प्रकाश जो है क्या निश्चित आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना, ठीक है, निश्चित आपतन कोण के लिए, ठीक है, निश्चित आपतन कोण के लिए, कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, अपवर्तन कोण, ये निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना से कितना, तो 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री, या आपको 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो। चलिए ये ध्यान में रखना है, 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक हो तभी जाकर के, ठीक है, क्रांतिक कोण संभव है। तो इस क्वेश्चन में या तो 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तो है नहीं कहीं पर, तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मार लेते हैं आंसर, ठीक है। तो क्रांतिक कोण किसको कहते हैं, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक हो, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मैंने बता दिया, प्रकाश की किरण हमेशा किधर से किधर जाएगा, सघन से विरल में जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, यदि r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा हो तो क्या होता है। बच्चे आपको पता है कि ये मान लीजिए कि वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु गति करती है तो वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसको हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं, और कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। याद रखिएगा, कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग होगा कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी थीटा बटा टी। और थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये देखिए ये हो गया आर्क, आर्क मतलब क्या हुआ, ठीक है, आर्क मतलब अति हो गया, आर्क मतलब हो गया जी क्या कहिए, ये आर्क हम चाप बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, चाप बोलते हैं, चाप, और बटा त्रिज्या, यानी थीटा बराबर होता है S बटा आर, ले लेते हैं S बटा आर इंटू क्या 1/t। अब देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, S बटा टी इंटू 1/r, 1/r। तो बच्चे ये हो जाएगा S बटा टी को हम भी बोलते हैं, V बटा आर हो जाएगा, यानी ओमेगा बराबर क्या हुआ, V बटा आर, ओमेगा बराबर क्या हुआ, V बटा आर। और यहीं से ले लीजिए V बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, यानी तो रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या, रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या। तो देखिए कहां पर है, तो रैखिक वेग, ये रैखिक वेग है बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या, ये कोणीय वेग है गुना क्या होगा, त्रिज्या, कोणीय वेग गुना क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो सी नंबर आज का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 20 न्यूटन, ठीक है, का एक बल 5 kg के किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होगा बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और त्वरण आपको निकालना है और बल और द्रव्यमान दिया हुआ है, तो बल बटा क्या होगा, द्रव्यमान ले लीजिए, क्या दिक्कत है बच्चे, द्रव्यमान ले लेते हैं। तो द्रव्य बल का हो गया F बटा क्या m, यानी बल का वैल्यू है 20 बटा कितना, तो 5 kg, 5 काट दीजिए, कितना हो गया 4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी ध्यान में रखना है कि बल बराबर क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर होता है, परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, आपको बल कहते हैं, या dp बटा dt, dp बटा dt होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए कितना आसान है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो वहां से हम लोगों ने निकाल लिया वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों H और 4H ऊंचाई पर रखें, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, यहां से H ऊंचाई पर कोई वस्तु रखा हुआ है, बराबर द्रव्यमान m है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी चूंकि H ऊंचाई है,
तो h ऊंचाई है, तो h ऊंचाई है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस के लिए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी P1 बराबर क्या होगा mgh, एक नंबर। अब देखिए, अब ठीक है, कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु है, ये क्या है आपको, ठीक है, 4h ऊंचाई पर है। कितना ऊंचाई पर, 4h ऊंचाई पर ये स्थित है। तो बच्चे अब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। Pe2 बराबर निकल गया क्या कि mg तो अपने जगह पर ही रहेगा, गुना क्या होगा 4h, ठीक है, यानी 4mgh, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। तो अब हमको दोनों का रेशियो निकालना है, तो निकाल लीजिए ना। तो Pe1 बटे Pe2, Pe1 बटे Pe2 बराबर क्या होगा mgh बटे 4mgh, काट दीजिए, एक अनुपात क्या निकलेगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, तो किसी वस्तु के रूप, आकार, स्वरूप और पृथ्वी से ऊंचाई के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे खिंचे हुए तार में, खिंचे हुए धनुष में, या ठीक ऊंचाई पर रखी वस्तु में, या चिड़िया में क्या होगा, ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में क्या होगा स्थितिज ऊर्जा होगा। लेकिन उड़ता हुआ चिड़िया में क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो जाएगा। बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं, गहराई बढ़ने से स्थिर दाब में दाब क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखिए स्थिर दाब है, द्रव है, ये नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, नीचे बढ़ते गए, तो जैसे ही गहराई पर जाएंगे तो दाब का मान बढ़ेगा। और याद रखिए, गहराई बढ़ने पर दाब, गहराई बढ़ने पर दाब क्या होगा, दाब P बराबर हो जाएगा क्या जी, P0 प्लस h रो जी। याद रखिएगा कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है दाब जो है बढ़ता जाता है, और ठीक है, यह दाब h रो जी के अनुपात में क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि गहराई बढ़ने से द्रव के भार में वृद्धि होती है, जिसके कारण दाब में वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि आपको क्या होगा, यही कारण है कि क्या हो जाएगा बच्चे, कि गहराई बढ़ने पर चूंकि दाब बढ़ रहा है, यही कारण है कि जब कोई गोताखोर समुद्र के नीचे जाएगा तो वहां क्या होगा, उसको ज्यादा दाब का अनुभव होता है, क्या होगा, ज्यादा दाब अनुभव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। नियत ताप एवं दाब पर गैसों का विसरण, यहां देख लीजिए बच्चे, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्राहम का विसरण का नियम है, ग्राहम्स, ठीक है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर आधारित प्रश्न है। और ये क्या है प्रश्न, जरा उस पर देख लेते हैं कि विसरण की दर, ध्यान दीजिएगा, विसरण की दर गैसों के घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैसों के घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होगा, या गैसों के घनत्व के अनुभार का भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए उसके अनुभार का व्युत्क्रमानुपाती गलत बात है, ठीक है, उसके अनुभार के वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती यानी R प्रोपोर्शनल टू √100D बोल रहा है, गलत बात है, ठीक है। फिर देखिए उसके अनुभार के वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती, तो वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती ये भी गलत बात है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी गलत बात हो गया। और ये देखिए क्या होगा, उसके अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती, ये आपका सही होगा। अब देखिए मेरी बात समझिएगा बच्चे, ये मान लेते हैं हम गैस ले रहे हैं हाइड्रोजन, ये हम गैस ले रहे हैं नाइट्रोजन, हम गैस ले रहे हैं ऑक्सीजन, हम गैस ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहेगा कि किसका विसरण की दर सबसे अधिक होगी, तो जिसका अनुभार कम होगा, तो यहां अनुभार सबसे कम किसका है, तो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के विसरण की दर सबसे अधिक, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखिएगा कि जिसका अनुभार जितना अधिक उसके विसरण की दर उतनी ही कम होगी, याद रखना है, जिसका कम होगा उसके विसरण की दर उतनी ही अधिक होगी। कितना आसान चीज है। अब देखिए अगरबत्ती अगर कमरे के किसी कोने में आप जलाते हैं तो उसका गंध पूरे कमरे में फैल जाता है, यह किसका, किस पर आधारित है, तो बच्चे ये आधारित है विसरण के नियम पर, और इसे ही ग्राहम का विसरण का नियम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है, निम्न में किसे लाल दवा कहते हैं। बड़े अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको हम लोग रेड मेडिसिन कहते हैं, रेड मेडिसिन कहा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। याद रखिएगा कशिश का तेल, हिंदी में क्या होता है, कशिश का तेल, कशिश का तेल, याद रखिएगा। अब देखिए अब आगे बढ़िए, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये क्या होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और इसका सबसे अधिक उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो ऑक्सीकारक में करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड होता है बच्चे,
चलिए अब देखिए क्या होता है, तो इसमें HNO3 है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड, लेकिन इसका एक और नाम है, जरा फेमस नाम है, क्या नाम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, नाइट्रिक एसिड या एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है, एक्वा, AQUA, एक्वा फोर्टिस, हिंदी में बात करेंगे तो एक्वा फोर्टिस, ये देखिए एक्वा फोर्टिस कहते हैं, याद रखना, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चे ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, KMNO4, और ये प्रबल ऑक्सीकारक है, तो KMNO4 रेडिमेडिसिन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रियोल, कशिश का तेल, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर सवाल, देखिए क्या कहा है 24 नंबर सवाल। 24 ये क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है, तो सैकरीन आपको पादप उत्पाद नहीं है। सैकरीन क्या है, तो सैकरीन जो है बच्चे, सैकरीन ये क्या होता है, तो ये जो है आपको, ठीक है, टोल्यूइन से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा, टोल्यूइन से प्राप्त, और बच्चे ये क्या है आपको कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, कृत्रिम मधुरक इसको कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है यानी कृत्रिम मधुरक। डायबिटीज का पेशेंट इसका उपयोग करता है बच्चे, क्या कहोगा, डायबिटीज का पेशेंट इसका उपयोग, स्वीटनर, ठीक है, डायबिटीज का पेशेंट इसका उपयोग करेगा। जबकि कैफीन कॉफी में पाया जाता है, कॉफी में पाया जाएगा, कॉफी में। फिर देखिए, ठीक है, आपको निकोटीन, ठीक है, निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू में। फिर देखिए, ठीक है, तंबाकू में, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये फॉर्मूला क्या होगा, C55H72O5N4Mg, ठीक है, और ये पौधों में, ठीक है, पौधों का रंग हरा करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेरित करता है। पौधों का रंग हरा, किसके कारण रंग हरा होगा, इस क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, सैकरीन टोल्यूइन से प्राप्त होता है, टोल्यूइन से प्राप्त होगा, कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है, ये कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, डायबिटीज के पेशेंट इसके उपयोग करते हैं। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है और कैफीन कॉफी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह किसके रूप में होता है। पत्ता गोभी आपको पता है कि ये पत्ता इसमें होगा, यानी लीफ, लीफ का संग्रह, लीफ में संग्रह होता है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हल्दी, हल्दी, ठीक है, फिर देखिए मैं बता रहा हूं, फिर आइए आलू, फिर आइए, ठीक है, तना, आलू, 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 आइए प्याज, ठीक है, सब पर चर्चा करेंगे हम लोग। प्याज, प्याज हो गया, ठीक है, आलू, प्याज। फिर लीजिए एक और लीजिए, अदरक, अदरक, ठीक है। तो ये देखिए, ये सभी जो है आपको स्टेम से प्राप्त होता है, किससे, स्टेम से। हल्दी जो है राइजोम, हल्दी राइजोम, ठीक है, या नोट्स और इंटरनोट्स, ठीक है, होगा। तो आलू में ट्यूबर होता है, क्या होता है, बल्ब या ट्यूबर बोलिए, ट्यूबर। और प्याज में क्या होगा, सल्क होता है, क्या होता है, सल्क, सल्क होगा बच्चे। तो यहाँ ध्यान में रखना है। और आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा, जैसे गाजर, ठीक है, मूली, ठीक है, मूली, हाँ, ये सब क्या होगा, आपको जड़ से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा, जड़ से प्राप्त होगा। फल आपको पता है, फल, ठीक है, बहुत सारे पौधों का हम लोग क्या करते हैं, फल वाला भाग खाते हैं। जैसे, ठीक है, आपको लीची, लीची असत्य फल, लीची जो है आपको हम लोग क्या करते हैं कि लीची का एरिल भाग खाते हैं। जैसे ले लीजिए नाशपाती ले लेते हैं, इसका हम लोग क्या खाते हैं, बीज पोष खाते हैं, याद रखिएगा, क्या खाएंगे, ठीक है, बीज पोष खाते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसके अलग अलग भागों का हम लोग सेवन करते हैं। जैसे, ठीक है, लौंग जो होता है उसका, ठीक है, कली हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, मसाले में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। अब देखिए, फूल की बात अगर करेंगे तो फूल क्या होता है, तो फूल भी बहुत जगह हम लोग मसाले में यूज करते हैं, लेकिन फूल फूल जो है मुख्य रूप से निषेचन वाला भाग होता है। यहाँ पर क्या होगा, तो आपको पुमंग और जायांग होते हैं। पुमंग जो है वह मेल पार्ट होता है और जायांग जो होता है वो क्या होगा, मादा भाग होता है। और पौधों में आपका जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, उसका मुख्य केंद्र जो होता है वो क्या होगा, फूल ही होता है। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनुष्य में पाए जाने वाले सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बच्चे। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ 3-4 क्वेश्चन है, उसको देख लेना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होगा, तो थायराइड होगा। अगर बात करते कि सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते तो यहाँ देखिए आंतरिक ग्रंथि या
अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, सीधे ग्रंथि की बात करते तो यकृत या लीवर होता। ठीक है, आपको पता है कि थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और यह क्या करता है, आपको आपके शरीर का वृद्धि नियंत्रण करेगा, और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जबकि लार ग्रंथि जो होता है, ध्यान में रखिएगा बच्चे, लार ग्रंथि से ठीक है टाइलिन एंजाइम निकलता है जो भोजन के स्टार्च भाग का पाचन करता है। जबकि थाइमस ग्लैंड जो होता है, ठीक है, बुढ़ापे के बाद जो है, तो बुढ़ापे जैसा ही जैसे बुढ़ापा शुरू होगा तो आपको थाइमस ग्लैंड गायब हो जाता है बच्चे, तो ध्यान में रखनी चाहिए इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। सीधे अब हम लोग चलते हैं कितने नंबर पर, तो चलते हैं 36 नंबर सवाल पर। 36 नंबर सवाल पर ये देखिए 36 नंबर पर क्या है। 36 नंबर में हाल ही में किसने ठीक अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, तो ये डीआरडीओ ने किया था। अब याद रखिएगा कि इसरो जो है अंतरिक्ष से संबंधित है, अंतरिक्ष ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित भारत में जितने भी कार्य होती है सबका नियंत्रण समन्वय और नियंत्रण इसरो करता है। डीआरडीओ ये क्या करेगा, तो ये जो है रक्षा ठीक है, रक्षा अनुसंधान में लगा हुआ है, रक्षा अनुसंधान में लगा हुआ। बार्क जो है ठीक है रिसर्च, ये देखिए ये नाभिकीय अनुसंधान से संबंधित है। और नाटो जो है ठीक है, नाटो जो है आपको यूरोपियन संघ का एक सैनिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहां देख लीजिए कि भारत का प्रक्षेपास्त्र की बात करेगा तो भारत का ठीक है प्रक्षेपास्त्र की बात कीजिए या मिसाइल परियोजना की बात कीजिए तो प्रक्षेपास्त्र में कौन कौन आता है बच्चे, तो ये आता है पटना, PATNA, मैं बार बार बताता हूं पटना। पी से क्या हो गया, पृथ्वी, और ये सरफेस टू ठीक है सरफेस मिसाइल होता है। अग्नि ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल होता है। त्रिशूल ये सरफेस टू एयर मिसाइल होता है। नाग सरफेस टू ठीक है सरफेस मिसाइल है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा कि पी से पृथ्वी, ए से ठीक है ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, और ठीक है ए से क्या होता है, आकाश होता है। तो बच्चे जब भी आकाश की बात करेंगे ठीक है, ये देखिए ठीक है आकाश की बात करेंगे तो आकाश जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, और यह 1 से 30 किलोमीटर का रेंज होता है इसका। जब भी हम लोग अग्नि की बात करते थे बहुत सारे प्रारूप में उपलब्ध है। जब भी पृथ्वी पर बात करेंगे तो सतह से सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र होता है, मिसाइल है, और यह 150 किलोमीटर से लेकर के 450 किलोमीटर रेंज होता है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, याद रखना है इसको 3 प्रारूप में यह उपलब्ध है। अग्नि ठीक है 1 से लेकर के अग्नि 6 तक उपलब्ध है, ध्यान में रखना है आपको। और आपका नाग जो होता है उसको ठीक है दागो और भूल जाओ ठीक है, भूल जाओ तकनीक पर यह बेस्ड होता है, और इसका जो रेंज होता है 1 से 3 किलोमीटर रेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं, सीधे हम लोग चलते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो बच्चे जब भी हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 ठीक है जून को मनाया जाता है। आपको पता होगा विश्व पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। जब भी हम लोग विश्व मानसिक दिवस की बात करते हैं तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाएगा, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ध्यान में रखना है कि मानसिक क्षमता की बात अगर करते हैं तो मनुष्य में ज्ञान विज्ञान आपको सोचने विचारने का केंद्र बिंदु सेरिब्रम होता है, जबकि सेरिब्रम मनुष्य के शरीर की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सीधे हम लोग आते हैं बच्चे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है चलिए तो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कौन सा है। तो ये देखिए, तो ये आपका खत्म हो गया यहाँ पर। तो ध्यान में रखना है आपको कि इतने प्रश्न थे साइंस के जिसका मैंने डिस्कशन करा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।